वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी का दो मीडियम के बीच में, जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, उसमें क्या रिलेशन हो सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस डी इक्वल टू होता है रो। रो क्या है? ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डी है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम इस तरह से इंटरफेस देखते हैं। ये मीडियम 1 है, ये वाला मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इसमें एक पिल बॉक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका सरफेस एस है। इसके हम कई सरफेस बना सकते हैं, जैसे ये वाला पार्ट हो गया सरफेस S1, ये वाला पार्ट हो गया सरफेस S2, और इतना पार्ट हो गया S4, और ये पार्ट हो गया S3। इसको हमने 4 सरफेस में डिवाइड कर दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस डी डी वी इक्वल टू रो डी वी। हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो ये वॉल्यूम डाइवर्जेंस डी है ये सरफेस में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इक्वल टू रो डी वी। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि जो S4 पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और S3 जो ऊपर वाला पार्ट है, और ये टोटल पिल बॉक्स यहाँ से यहाँ तक है। तो इसकी जो हाइट है h है, लेकिन S4 और S3 की हाइट जो है ये h टेंस टू 0 ले सकते हैं। तो इनका पूरे इंटीग्रेशन में रोल बहुत कम होगा, इसलिए इनका इंटीग्रेशन लगभग हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से सरफेस S1 के लिए हो जाएगा D1 N1 DS, सरफेस S2 के लिए हो जाएगा S2 D2 N2 DS, सरफेस S3 के लिए, और ये हो गया सरफेस S4 के लिए। अब चूंकि यहाँ n जो है यूनिट वेक्टर है जो कि कंसर्न्ड सरफेस के नॉर्मल है। अब चूंकि जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट d है ये एक बाउंड होता है, और यदि हम अप्लाई करते हैं h टेंस टू 0 तो इसका थर्ड और फोर्थ टर्म ये वेनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया इसकी हाइट बहुत कम है, इसलिए इसको टेंस टू 0 लिया जा सकता है। तो आफ्टर अप्लाइंग लिमिट ये बचेगा S1 पार्ट और S2 पार्ट बचेगा, क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग S1 और S2 दोनों एंड पॉइंट में हैं। अब यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इंटरफेस पे, क्योंकि यहाँ पे तो हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिया है एक वॉल्यूम के लिए, लेकिन अब वॉल्यूम की बात तो रही नहीं, क्योंकि इसका जो सरफेस S3 है और सरफेस S4 है उसका जो कंट्रीब्यूशन है पूरे इंटीग्रेशन में ओवर द वॉल्यूम वो 0 है। इसलिए अब जो कॉन्सेप्ट है वो वॉल्यूम का ना होकर के सरफेस का होगा। तो इसलिए ये फर्स्ट सरफेस के लिए हो जाएगा D1 N1 S1, सेकंड के लिए D2 N2 S2। अब चूंकि सरफेस का पार्ट है तो ये हो जाएगा सिग्मा ए क्या है? एरिया है। अब जो नॉर्मल है, चूंकि एरिया आर्बिट्रेरी होती है, इसलिए उसको यदि हम N1 इक्वल टू N ले लें तो ये N2 इक्वल टू हो जाएगा -N। ये डायग्राम से देख सकते हैं, ये S1 का पार्ट है, ये S2 है, तो इसका कंट्रीब्यूशन सरफेस का है, और ये S3 है, S4 है, इसकी जो ये हाइट है, मतलब यहाँ पे एक तरह से दो पिल बॉक्स हो गए, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया S4, और एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया S3। तो इनकी जो ये हाइट है ये लगभग 0 मानी जा सकती है, तो इनका कंट्रीब्यूशन ओवर द वॉल्यूम बहुत नहीं रहेगा, इनको लगभग 0 हम कंसीडर करेंगे। लेकिन जो S1 है ये पूरे सिलेंडर की बात करेगा, और इसका अपर है, इसको अगर अपर में प्लस लेते हैं तो चूंकि इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है तो ये हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से N1 इक्वल टू N,
लेंगे तो N2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा D1N माइनस D2N इक्वल टू सिग्मा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं D1N और D2N जो है ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट है, और दो इंटरफेस के बीच में जो इन दोनों का डिफरेंस है वो सरफेस के चार्ज डेंसिटी के इक्वल होगा। और इस तरह से जो इसका नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का वो इंटरफेस पर कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, बल्कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल चेंज होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर कोई ये सरफेस है, इसमें से एक कोई मीडियम ये है और यहाँ पे मीडियम 1 है जो कि एक एयर बेस पे है, और यहाँ कोई मीडियम है, तो जब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इस पार्ट से ये पार्ट में जाएगा या इस पार्ट से इस पार्ट में जाएगा, तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है वो इस सरफेस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये है, तो हमने डिस्कस किया। थैंक यू।